गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 भाग 1 हमने छठी कक्षा में पढ़ा, भाग 2 हमने 7वीं में पढ़ा और अब बारी है कक्षा 8 की। तो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत, ये स्पेलिंग है वसंत, ये व है, व से वृक्ष, वसंत। हम बहुत बार वो को ब लिख देते हैं और वसंत, स के ऊपर अंकी बिंदी सुनाई दे रही है। हम बहुत बार जहां हमारा मन करता है जैसे वो पे लगा देते हैं या तो पे लगा देते हैं, तो जहां सुनाई दे वहां पर लगाएंगे हम अंकी बिंदी। ठीक है। सो वसंत भाग 3 में हम कहानी पढ़ेंगे लाख की चूड़ियां। और ये हमारी कार्यपत्रक 4 है। दिनांक 1 अक्टूबर 2020। सो हमारी जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है और हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा। हाँ जी, लाख की चूड़ियाँ। इससे पहले भी हमने लाख की चूड़ियाँ पिछली जो हमारी कार्यपत्रक थी, वर्कशीट थी, उसमें हमने समझा। आज हम थोड़ा पिछले जो हमने समझा हिस्सा, उसको भी थोड़ा सा समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं कामतानाथ और इस पाठ में बदलू एक मनिहार हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और लेखक के मामा के गांव में रहते हैं। लेखक को प्यार से लाख की गोलियां बनाकर देते हैं जब भी वो अपने मामा के घर पे जाते हैं। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मामा कहना चाहिए लेखक को, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते हैं। अब वहां के बच्चे तो उन्हें बदलू काका ही कहेंगे, मामा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो वहीं के रहने वाले हैं। तो बच्चे बदलू काका कहते, तो मैं भी बदलू काका ही कहता। ये बच्चों की आदत है, छोटे बच्चों की, कि कोई उनके सामने कुछ कहेगा ना, किसी को जब किसी नाम से पुकारे या कुछ और शब्द कह के पुकारे, तो ज्यादातर बच्चे वही कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं और फिर वही बोलना शुरू कर देते हैं और आगे बड़े होने तक वही उनकी जबान पे चढ़ जाता है। तो इसीलिए वो उन बच्चों को देखकर, क्योंकि वो बच्चे बदलू काका कहते हैं, तो ये भी बदलू काका कहने लग गए हैं। और बदलू काका लेखक को प्यार से लला कहते। हाँ जी, बदलू काका सुंदर चूड़ियां बनाते थे, बहुत सुंदर, और उन्हें पैसे से नहीं बेचते थे, अनाज के बदले बेचते थे। यही कहलाता है वस्तु विनिमय। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय है। हाँ जी, तो यहाँ पर बदलू काका वस्तु विनिमय के थ्रू या वस्तु विनिमय के द्वारा जो है अपना आजीविका कमाते हैं। आजकल तो वस्तु विनिमय नहीं है ना, आजकल तो हम पैसे के बदले हम चीजें खरीदते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेखक हर गर्मी की छुट्टी में मामा के घर जाते थे। तभी लेखक के पिता की दूसरे शहर में बदली हो जाती है और वो बहुत लंबे समय तक वहां पर आ नहीं पाते हैं। और 8-10 सालों में जब लेखक आते हैं अपने मामा के गांव, तब तक लेखक बड़े हो चुके होते हैं और अब वो गोलियों से नहीं खेलते, उनकी रुचि नहीं रहती है और बदलू भी याद नहीं आता है उन्हें। एक दिन उनके मामा की बेटी गिर गई थी और उनके गिरने से जो उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी थी वो उसके हाथ में चुभ गई और उनके हाथ से खून बहने लगा। मामा जी घर पे नहीं थे तो लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी लेखक को बदलू का ध्यान आया कि अगर कांच की चूड़ियां नहीं होती, लाख की होती, तो वो ऐसे नहीं चुभती और चोट नहीं लगती। उसके बाद लेखक ने सोचा कि मैं बदलू काका से मिलकर आता हूं और तभी लेखक अब बदलू काका से मिलने पहुंच जाते हैं। वही नीम के नीचे खाट पर लेटे हुए हैं बदलू काका और लेखक पहुंचते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। ये मैंने शैली है, मैं शैली है, तो मैं लेखक। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया
और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति यादाश्त पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई जिस पर बैठकर वो काम करते थे, ना ही भट्टी जिसमें सेका जाता था, पकाया जाता था चूड़ियों को। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, अभी अभी हादसा हुआ था ना उसके मामा की बेटी के साथ, तो उसने वो बोला, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था उम्र, ठीक है, आयु। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, बुढ़ापा आ चुका है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली मतलब जो हमें सीजन के अकॉर्डिंग खांसी हो जाती है, जैसे अभी ठंड आएगी, थोड़ी बहुत हवा चलेगी ठंडी, तो हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वो है फसली खांसी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, बहुत बड़ी व्यथा, दुख। ये लेखक ने भांप लिया। कैसे? क्योंकि पहले लेटे हुए थे, फिर देखा कि मचिया भी नहीं है और भट्टी भी नहीं है, और फिर खांस भी रहे हैं, और फिर बुढ़ापा भी नजर आ रहा है। तो ये व्यथा को लेखक समझ गया। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काट दिए मतलब मशीनों में जाकर हाथ नहीं काटे हैं। हाथ काटने का मतलब है रोजगार छिन गया है। जो हाथ पहले काम करते थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ये मतलब है हाथ काटने का। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रजो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब हो ना, उधर मुंह करके या उधर इशारा करके, उस तरफ मुंह फेर कर, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो ये सारी बातें बदलू कह रहे हैं लेखक से। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में, समय में, एक पल में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है।
रज्जो ने 4-5 आम अंजुलि में, अपनी हथेली में लेकर मेरी और बढ़ा दिए। हम दो तरह की और बोलते हैं, एक होता है मेरी और, मेरी तरफ, डबल मात्रा लगी होती है, दो मात्राएं होती हैं, तो वो होता है मैं और मेरी बहन, ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो और है ये इंग्लिश में इसे टुवर्ड्स कहते हैं, टुवर्ड्स, TOWARDS। ठीक है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, फबना सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। ये बदलू काका की स्वभाव है। जब वो वस्तु विनिमय के थ्रू, अनाज के थ्रू चूड़ियां देते थे तो उसमें तो कम ज्यादा वो कर सकते थे, लेकिन जब किसी शादी में या कहीं किसी फंक्शन में उन्हें बुलाया जाता चूड़ियों के लिए, तब वो अड़ जाते थे कि मुझे ये चीज चाहिए तो यही चाहिए, अगर उसमें एक भी चीज की कमी होगी तो वो चूड़ियां नहीं देते थे। ये उनका स्वभाव था और वो अपने स्वभाव के पक्के थे। ये हमने यहाँ देखा कि सब कुछ छिन गया है, गायें बिक गई हैं, सेहत खराब रहने लग गई है, रोजगार खत्म हो गया है, फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। आखिरी जोड़ा बनाया जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने मांगे, वो उन्होंने नहीं दिए तो इन्होंने जोड़ा भी नहीं बेचा, बोला शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। हार गए थे, रोजगार खत्म हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी। वही बात जो मैं भी समझा रही थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। व्यक्तित्व मजबूत था और हमारे लिए भी यही है कि कोई समस्या आ जाए और उसमें हमें कभी भी टूटना नहीं चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहिए, अपने मनोबल को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कभी टूटे ना, वो कभी हार ना माने। परेशानी हो सकती है लेकिन हार ना मानना ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा पाठ है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहूंगी कि मैंने ये पाठ को पढ़ा है और आप भी इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। जिसको कोई शब्द समझ में नहीं आता कि उसको कैसे उच्चारित किया जाए, कैसे बोला जाए, वो इसको ध्यान से सुनेंगे और उसको सर्कल कर लेंगे पहले तो जब आप पढ़ोगे, और जब नहीं समझ में आ रहा तो इसको ध्यान से सुनकर यहाँ से समझ लो। चलिए पहले प्रश्न पे बात करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? ये आप बता सकते हो कि बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। नजर आ गई लेखक को, गायें बिक गई और नीम के पेड़ के नीचे मच्छियां नहीं हैं और अब चूड़ियां सबके हाथों में देख ली कि कांच की चूड़ियां हैं, तो ये सब नजर आया। नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। ये वही बात जो अभी हम कह रहे हैं कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उसका सबसे पहले रोजगार छिन गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते गायें बेचनी पड़ गई, है ना, और ये सारी चीजें, बीमार रहने लग गए, ये सब आ जाए। नेक्स्ट, आप भी अपनी बातें ऐड कर सकते हो। शब्द आपके अपने होने चाहिए, क्योंकि जब हम शब्द हमारे अपने होते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। हमेशा अपने शब्द होने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 3, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? ये हम लिख सकते हैं। क्या क्या बदलाव आए हैं, मशीनें हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आई हैं। हमारे घर में भी बहुत सारी मशीनें हैं और हम भी उनसे काम करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? काम जल्दी हो जाता है, हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, है ना। ऐसे ये तो मैं समझाने के लिए इंग्लिश में एक आध शब्द बोल रही हूँ, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
तो ये जीवन में बदलाव, हमें शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है और काम जल्दी हो जाता है ना। और भी आप ऐड कर सकते हो मशीनों से होने वाली 2 हानियां और 2 लाभ, ये आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। हानियां तो सबसे पहले ये कहेंगे कि हमने मेहनत जो है थोड़ी सी कम कर दी है और वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बनती चली गई है, जिससे हम थोड़ा मेहनत से कतराने भी लग सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं, लाभ भी आप लिखोगे और हानि भी है, ऐसी बात नहीं है कि लाभ ही लाभ है और हानियां नहीं है, हानि भी है। हम निर्भर हो गए हैं मशीनों पर और उससे हमारा जो स्वभाव है वो प्रभावित हुआ है ना। नेक्स्ट सवाल, बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला? ये आप लिख सकते हो। जब लेखक ने रज्जो के हाथ में, जो बदलू की बेटी है, चूड़ी देखी और फिर देखा कि उसने लाख की चूड़ी पहन रखी है और फिर वो किस्सा सुनाया बदलू ने कि जमींदार की बेटी की शादी में बनाई थी, लेकिन उन्होंने जो है 10 आने मांगे थे और उन्होंने नहीं दिए, तो बदलू काका ने सीधे सीधे मना कर दिया कि वो कहीं और से ले आए। तो ये हम कह सकते हैं कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, कि रोजगार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सेहत खराब हो गई, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको नहीं बदला। ये हमारा पाठ। तो लाख की चूड़ियां, ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं बदलना चाहिए। किसी परेशानी में ढलकर या किसी के बहकावे में आकर कभी भी, या किसी लालच में आकर कभी अपने व्यक्तित्व को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसी प्रभाव में हम बदल जाएंगे तो फिर हमारा जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, जो इसमें मशीनी युग का जिक्र हुआ है पाठ में, वो है कि मशीनी युग के आने से इंसान का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो प्रभावित हुआ है ना। और जो शहरीकरण ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ये गांव का जिक्र था, है ना। और उसके बाद शहरीकरण जैसे हुआ, मशीनी युग ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया हर जगह, तो ये इसमें पाठ में दिखाया गया है। लाख की चूड़ियां कामता नाथ जी की हमें बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत सीख दे गई। आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।